हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हाउ टू लर्न चैनल पर। और आज यहां पर एएलपी का सेट नंबर 6 आपके सामने है। जैसा कि हमने आपको बोला था कि 4 हमने सेट रिकॉर्डेड अपलोड कर रखे थे, ठीक है। एक हमने लास्ट सैटरडे को कराया था जो सेट नंबर 5 था। आज यहाँ पर आरआरबी एएलपी का सेट नंबर ये 6 है, ठीक है। तो आरआरबी एएलपी का एग्ज़ाम पहले हो रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये स्टार्ट कर दिए ताकि करंट में आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो जो भी कोई अभी तक नहीं देखा है तो इसके पहले के जो हमने रिकॉर्डेड सेशन डाले हुए हैं वो भी आप देख सकते हैं, और इन सभी को देख करके ही आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं ताकि आपको ये पता रहे कि रेलवे किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब यहाँ पर सभी लोग एक बार टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन प्लस क्लास का शेड्यूल प्लस आपका जो भी कोई क्लास होती है उसका जो क्लास नोट्स होता है वो विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड यहाँ पर किया जाता है। प्लस आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनका भी पीडीएफ आपको मिल जाता है, और जितने पास्ट में हम टॉपिक करा चुके हैं उन सभी का क्लास नोट्स विद सॉल्यूशन प्लस आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन का पीडीएफ मिल जाएगा विद आंसर। कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसमें आंसर ना हो, और कोई ऐसा नहीं होगा जिस टॉपिक का हमने यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड ना किया हो, ठीक है। तो कोई यहाँ पर प्राइवेसी नहीं है, आप बैक जा करके भी सारे डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे तक ले जा सकते हो, ठीक है। चलो सीधे चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करे सीधे क्वेश्चन पे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें ए बी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है, और एंगल ए है, ए का जो समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब इंटरसेक्ट करता है किस पर, बी सी पर इंटरसेक्ट करता है, जो डी पर जाकर मिलता है, डी पॉइंट पर। बी और डी 6 सेंटीमीटर हैं, डी और सी 7.5 सेंटीमीटर हो, तो सी ए का वैल्यू आपको यहाँ फाइंड आउट करना है कितना होगा, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर ट्रायंगल बना लेते हैं। ये कुछ ट्रायंगल इस तरीके से है, ठीक है। इसमें कह रहा है ए बी सी डी यहाँ पर कर लेते हैं। ये आपका ए है, बी है, सी है, ठीक है। और यहाँ पर ए का जो एंगल है, ठीक है, ए का जो एंगल है वो इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर, बी और सी पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होता है, ये हमारा एंगल है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ यहाँ पर दे रखी है ए और बी, ए और बी मीन्स ये आपको दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर, और नीचे भी आपको दिया गया है बी डी कितना है, 6 सेंटीमीटर, और सी डी या डी सी, ये डी सी आपको दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर। ये बात अच्छे से यहाँ पर सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये सबको यहाँ पर बहुत अच्छे से क्लियर होगा जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, एक चीज़ हमें यहाँ पर क्या गिवन है, हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि आपका ए सी इक्वल टू होगा किसके, ए बी के, ठीक है। ये आपका ए सी अपॉन, ए सी अपॉन। अब एक चीज़ समझना बहुत अच्छे से ध्यान से, अगर मैं विदाउट फॉर्मूले जाऊँ यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे जो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, एंगल जितना यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर होगा, ठीक है। या एंगल यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर 7.5 है, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखो ये वाली साइड और यहाँ पर इस बेस में यहाँ पर 6 है, तो इन दोनों में रेशियो कितना है, अगर हम यहाँ पर रेशियो देखें तो 2 3 जा और 2 4 जा, 3 और 4 का रेशियो है, तो एज इट इज़ ये भी रेशियो आपका 3:4 का होगा। 3 वाली वैल्यू कितनी है 7.5, तो 1 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 2.5, और 4 वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, तो यहाँ से आंसर आपका 10 आ जाएगा। अगर रेशियो से भी यहाँ पर निकालना चाहोगे तो आसानी से यहाँ पर आ जाएगा, ये बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए सी अपॉन ए बी, ये इक्वल टू होगा किसके, डी सी अपॉन बी डी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब ए सी हमें यहाँ पर पता नहीं है, ए सी हमें फाइंड आउट करना, अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू डी सी है 7.5 और बी डी है 6, तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.5 इंटू 8 अपॉन में आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। 3 से कैंसिल आउट करेंगे 2 आएगा, ये आपका 2.5 बना देगा, और ये आपका 4 हो जाएगा, तो 2.5 इंटू 4 कराओगे तो आपको यहाँ पर 10 मिलेगा। तो ए सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है,
10 सेंटीमीटर, यही उसने यहाँ पर पूछा था, लेंथ ऑफ AC। अच्छे से बात सभी को क्लियर है? तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा जिसको यहाँ पर डाउट हो? चलो नेक्स्ट नंबर यहाँ पर समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किचन के ग्रेनाइट का रंग क्या है? किचन में एक ग्रेनाइट पत्थर लगा हुआ है, तो उस ग्रेनाइट का रंग क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट नंबर कह रहा है ग्रेनाइट का रंग दीवार का रंग है। अब देखो दीवार का रंग हमें क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए, ये आपका क्या है, ये आपका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में कहीं भी दीवार का रंग का जिक्र नहीं किया गया, या दीवार का रंग हमको नहीं पता है, तो हम यहाँ पर नहीं बता सकते ग्रेनाइट का रंग क्या होगा, क्योंकि दीवार का नहीं पता, और दीवार का नहीं पता तो हमें ग्रेनाइट का नहीं पता। यदि दीवार का रंग पता चल जाएगा तो फिर हम बता देंगे ग्रेनाइट का ये रंग है। बात अच्छे से क्लियर है? ग्रेनाइट का रंग बहुत चमकीला है, चमकीला कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सेकंड भी यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो फर्स्ट ना ही 2 पर्याप्त है। ठीक है, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड सफिशिएंट टू आंसर द गिवन क्वेश्चन, दोनों से ही हम आंसर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखो हिंदी में जाओगे थोड़ा सा गलत हो रहा है, इंग्लिश में यहाँ पर पढ़िएगा। इफ द अबव गिवन वर्ड आर अरेंज्ड इन द डिक्शनरी देन द लास्ट वर्ड इज। आपको यहाँ पर ये 4 कीवर्ड दिए गए हैं। ठीक है, इन 4 कीवर्ड को अरेंज करना, यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ठीक है, इन 4 कीवर्ड में पूछ रहा है लास्ट वर्ड क्या होगा। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट 3 लेटर सभी में सिमिलर है, MAB MAB MAB, इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते डिक्शनरी ऑर्डर में। अब डिक्शनरी ऑर्डर का क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है तो A लेटर वाले पहले मोबाइल आते हैं। अब जैसे मान लो आलोक है तो ये पहले आएगा, अमित आपका यहाँ पर बाद में आएगा, और आज़ाद उसके बाद में भी आएगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका आज़ाद पहले आ जाए और आलोक यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो ये डिक्शनरी ऑर्डर होता है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। क्लियर है? ये बात सभी को अच्छे समझ आएगी। तो MAB सभी में आपका एज इट इज़ है। अब एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट लेटर आपका यहाँ पर E है, इसकी वैल्यू 5 होती है। यहाँ पर L है, 12 होती है। यहाँ पर आपका U है, ये आपका 21 होता है। ठीक है, और यहाँ भी आप देखेंगे E 5 है। अब देखो E अगर दोनों 5 हैं तो इनमें से कोई भी पहले नंबर या दूसरे नंबर पे, या आगे और देख लेते हैं, E के बाद यहाँ P है, E के बाद L है। तो अब हम यहाँ पर डिसाइड ये कर सकते हैं कि आपका फर्स्ट नंबर पर ये कीवर्ड आएगा, सेकेंड नंबर पर ये कीवर्ड आएगा, और B के बाद L है, B के बाद U है, तो थर्ड पे ये आएगा, और 4 पर ये आएगा। ठीक है, MABUSE ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकेंड यहाँ करेक्ट होगा। MABUSE, इस पे ही हमारा 4th नंबर पे ये कीवर्ड हमको मिलेगा, यही अरेंजमेंट में चौथे नंबर पे जाएगा, या लास्ट नंबर पे जाएगा कह सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर देखो ये 4 यहाँ पर लीफ जैसे दिए गए हैं, आपकी एक आकृति है। अब ये कह रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से किस ऑप्शन में ये आपको दिख रही है। क्या पहले ऑप्शन पे दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल नहीं, ये आकृति दिखाई दे रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर अगर हम B की बात करें, यहाँ भी हमको नहीं दिखाई दे रहा है। C में बात करेंगे तो एज इट इज ऐसे नहीं दिख रहा है, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, ये भी आपका यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये जो ये बन रहा है ये, ठीक है, यहाँ पर ये बन रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर ये बन रही है, यहाँ पे आओगे ये बन रहा है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आपको ये वाली फिगर डी में एम्बेडेड दिख जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप सेकेंड में मिल जाएगा डी। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोजन एक सिलेंडर में है। तो हाइड्रोजन जो है वो एक सिलेंडर में है, और यहाँ पर पहला क्या कह रहा है, हाइड्रोजन तरल स्थिति में है, मीन्स तरल का मतलब है लिक्विड है। ठीक है, हाइड्रोजन गैसीय है, ये गैस में है। तो अब देखो हाइड्रोजन हमारा दोनों ही उसमें होता है, लिक्विड भी होता है और आपका गैस भी होता है। अब बात यहाँ पर ये करी जा रही, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर में है। अगर एक सिलेंडर में है तो एक सिलेंडर में या तो लिक्विड है तो फिर गैस नहीं होगा, और अगर गैस है तो लिक्विड नहीं होगा। ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम पहले को सही करते हैं तो दूसरा गलत होता है, और दूसरे को सही करते हैं तो पहला गलत होता है, और दोनों ही किसी भी कंडीशन पे हम पूरी तरीके से गलत भी नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन आपका गैस के रूप में भी होता है और आपका लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। तो आपके दोनों ही सही हैं। तो इस कंडीशन पे या तो तर्क 1 या तर्क 2 है, तो आपका यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आइदर 1 और 2। ठीक है, फॉलो या स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इतनी सी बात अच्छे से क्लियर है सबको? तो यहाँ पर देखोगे कौन सा, या तो 1 या 2 सही है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
डायरेक्शन से एक्स अपने घर से पश्चिम की ओर मुंह करके निकलता है, उसी दिशा में 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, यहाँ पर है पश्चिम की ओर, इसको थोड़ा सा पश्चिम की ओर चलाया 100 प्लस के साइन में, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो पश्चिम दिशा हमें इस तरफ दिख रही है हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है 100 किलोमीटर। फिर यहाँ पर बोल रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है, पुनः 100 किलोमीटर चलता है, दाएं का मतलब ऊपर की तरफ जाएगा 100, तो यहाँ पर ये आपका अगेन 100 किलोमीटर है। इसके बाद वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चलता है, यानी बाएं का मतलब लेफ्ट टर्न लेता है और कितना चलता है 50। वह अपने शुरुआती बिंदु के सापेक्ष में एक्स किस दिशा से सम्मुख खड़ा है। तो अब यहाँ पर देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है आपका, यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंडिंग पॉइंट आपका ये है, यहाँ पर एंड है। तो यहाँ से पूछ रहा है यहाँ से ये किस दिशा में है, क्योंकि अंतिम बिंदु तो यहाँ पर है। अब हम यहाँ पर जाएं तो ये वाली डायरेक्शन हमको दिख रही है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, नॉर्थ वेस्ट होती है, तो ये आंसर हो जाएगा क्या नॉर्थ वेस्ट, ठीक है नॉर्थ वेस्ट के लिए मतलब उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। किसी को भी यहाँ पर डाउट बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है चलो नेक्स्ट। 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, ठीक है जल्दी से एक बार बताने की कोशिश करो, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि आपका जो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर इज इक्वल टू होता है कितने के 1 किलोमीटर के। अब हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि 1 मीटर में, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 इंटू 1 अपॉन में हमारा आ जाएगा कितना 1000, तो ये आंसर 1 अपॉन 1000, ठीक है इसको हम सॉल्व करें तो आंसर कितना आएगा 0.001, इतना किलोमीटर आपका ये आंसर होगा, यानी 1 मीटर में 0.001 किलोमीटर होता है। देखो नीचे अगर 3 जीरो हैं तो 3 डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर आपका 001 किलोमीटर आएगा। ऑप्शन नंबर अगर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर आपको सेकेंड में मिल जाएगा, ठीक है नेक्स्ट। यदि वास्प स्टिंग्स हार्ड को @% जेड के रूप में, हार्ड टू डील को Z65 के रूप में और हील लॉन्ग टाइम को 896 के रूप में कोडेड किया जाता है, तो हार्ड का कोड क्या होगा, ठीक है हमें हार्ड का यहाँ पर कोड बताना है। हम देखो यहाँ पर समझेंगे, आपका देखो हार्ड यहाँ पर कॉमन है, हार्ड इसमें भी कॉमन है। अब देखते हैं दोनों कोड में हमको यहाँ पर कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमको जेड दिख रहा है, यहाँ पे हमको जेड दिख रहा है, यहाँ 65 है, यहाँ @ और परसेंटेज है, तो इसका मतलब एक कीवर्ड है जिसका कोड यहाँ पर रिपीट हो रहा है, वो कीवर्ड कौन सा हार्ड है, तो हार्ड का ही इन्होंने कोड पूछा है, तो हार्ड का कोड क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। अब जेड देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो जेड आपको 3rd ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है क्लियर हो रहा सभी को। नेक्स्ट, दिए गए वेन आरेख के अनुसार उन छात्रों की संख्या बतानी है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन कबड्डी नहीं खेलते हैं, ठीक है कबड्डी वाले नहीं इनको चाहिए। तो देखो कबड्डी वाला हमारा ये स्क्वायर है, तो कबड्डी ये भी खेल रहा है, कबड्डी ये भी खेल रहा है, कबड्डी ये भी खेल रहा है, कबड्डी ये भी है, कबड्डी के लिए मना किया था, कबड्डी वाला नहीं होना चाहिए, तो कबड्डी के यहाँ सारे खत्म हो गए। अब इनकी कंडीशन यहाँ पर ये है कि ऐसे आपको बताने हैं जो क्रिकेट फुटबॉल दोनों खेलते हैं। पी की बात करें तो ये ओनली फुटबॉल खेलता है, यू ओनली और ओनली क्रिकेट खेलता है, तो एक वी बचा है जो फुटबॉल वाले सर्कल स्क्वायर में भी आ रहा है और जो क्रिकेट वाले स्क्वायर में भी आ रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा वी ऐसा है जो आपका क्रिकेट और फुटबॉल दोनों चीज़ें यहाँ पर खेलता है, तो ऑप्शन नंबर वी कहाँ मिल जाएगा 3rd में। अच्छे से बात क्लियर है, चलो नेक्स्ट। रियान विहान की माँ की बहन के पिता के इकलौते बेटे का बेटा है, रिहान है वो विहान की माँ, तो देखो यहाँ पर क्या है विहान की माँ, माँ की बहन मतलब मौसी, उनके पिता नाना के इकलौते बेटे मीन्स मामा का बेटा है कौन रियान, ठीक है अब कह रहा है रियान है वो किस रूप में विहान से संबंधित है, तो विहान से किस एक ही जनरेशन में है, ठीक है अब ये ऊपर इनके रिलेशन क्या है, अगर हम विहान से देखें रियान का रिलेशन, तो यहाँ पर देखो उसकी मम्मी मौसी मामा, मामा का लड़का है, तो रियान
विहान का, मामा का लड़का, मामा का लड़का, मौसी का लड़का, चाचा का लड़का, इन सभी के लिए एक कीवर्ड होता है, वो आपका यहाँ पर होता है कजिन। ठीक है, COUSIN, कजन। कजन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि जो ना आता हो। ठीक है, तो कजन कीवर्ड है। अदरवाइज अगर देखोगे तो मामा का लड़का है, आप ये भी कह सकते हो कि वो ममेरा। अब देखो यहाँ पर रेयान की बात करें तो यहाँ पर भाई हो सकता है या बहन। ठीक है, भाई या बहन। अब बेटा है तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई होगा। अब ऑप्शन पे चलते हैं तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा, भाई। एक्चुअली में तो ये था, बट इंग्लिश में कजन, और कजन का मतलब हमने आपको बताया था, कजन का मतलब ये सारा कुछ होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है यहाँ पर, इफ द नंबर ऑफ एक्स 444, नंबर है एक्स 4441, इसको 11 से डिवाइड करने पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए। मतलब इसको हमें 11 से डिवाइड करना है और ये पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 11 की डिविजिबिलिटी होती है ऑड प्लेस सम, ऑड प्लेस की डिजिट का सम और इवन प्लेस डिजिट का सम। उनका जो डिफरेंस है वो 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आ जाए तो वो नंबर जरूर 11 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखो हम देख लेते हैं, अल्टरनेट ये और ये होगा, अल्टरनेट ये और ये होगा, और कोई बनेगा नहीं। तो यहाँ पर 4 और 4, एक तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये इवन डिजिट वाला कितना है 8, ऑड डिजिट वाला कितना बन रहा है x 4 और 1। तो यहाँ पर क्या कितना हो रहा है, ये आपका 4 और 1 5। अब देखो यहाँ भी हमको अगर 0 लाना है तो यहाँ पर 8 आना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको 11 से डिविजिबल नंबर लाना है तो आपको एक चीज़ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 19 आ जाए, 19 से 8 जाएगा तो हमें 11 यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन अब 19 कैसे बनाओगे, क्योंकि 4 और 1 5, 5 में एक डिजिट अगर हाईएस्ट 9 भी जोड़ें तो आपको 9 और 5 14 ही मिलेगा, 19 कभी मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब है इसको 8 बनाना पड़ेगा। तो x की वैल्यू 8 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 + 4, और 8 बनाने के लिए x की वैल्यू कितनी यहाँ पर रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू यहाँ पर 3 रखनी पड़ेगी, तभी 8 होगा। ठीक है, तो 8 और 8 यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो आपको 0 मिलेगा, तब ये नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू निकल करके आएगी 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 4 में मिल जाएगा। नेक्स्ट, select the appropriate combination of mathematical operators to be sequentially placed between the numbers given on the left of the following equation so that left hand side is equal to right hand side। ठीक है, आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करना पड़ेगा। 1 मिनट दे दीजिएगा। ठीक, चार्जर लगाना था। चलो, तो यहाँ पर हमको क्या दे रहा है कि हमको यहाँ पर कोई सिंबल यूज करने हैं, वो सिंबल हमारे कौन से हो सकते हैं ताकि इक्वल साइन से बराबर हो जाए। मीन्स यहाँ पर क्या है 5035, इसमें हमें सिंबल यूज करने हैं। कितने सिंबल यहाँ पर यूज होंगे, एक 50 के बीच में यूज होगा, 03 के बीच में यूज होगा, एक 53 के बीच में यूज होगा। तो टोटल यहाँ पर 3 आपको सिंबल यूज करने हैं और उनका मान यहाँ पर 20 हो जाए, क्योंकि इक्वल साइड में दूसरी तरफ 20 रखा हुआ है। तो देखो कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको 5 + 0 + 3 इंटू यहाँ पर 5 करें और इक्वल टू यहाँ पर करें तो 20 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर पहले तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 बन जाएगा, प्लस 5 और 0 को ऐड करेंगे 5 बनेगा। ठीक है, इक्वल 20। तो यहाँ पर ये भी आपका 20 बन जाएगा, इक्वल टू 20 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका पहला क्या निकल करके आया, पहला आपका निकल के आया प्लस माइनस फिर प्लस, ठीक है, सॉरी, प्लस प्लस और इनटू, यानी ये आप 3 सिंबल यूज करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर देख लो, दूसरा कॉम्बिनेशन भी आप बन जाएगा। अगर हम ये कर दें 5 - 0 + 3 इंटू 5, तो भी आपको यहाँ पर ये 20 दे करके जाएगा। 5 से 0 जाएगा तो 0 इधर, 3 5 का मल्टीपल 5, तो ये 5 + 15
इज इक्वल टू 20, तो आप देख पा रहे होंगे 20 इज इक्वल टू 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो दूसरा जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो क्या निकल के आया है, वो आपका यहाँ पर निकल के आया माइनस प्लस और इनटू। ये अच्छे से बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशन आ गए, इन दोनों कॉम्बिनेशन में देखते हैं ऑप्शन में कौन सा प्लस प्लस इंटू वाला है या माइनस प्लस इंटू वाला है। तो देखो माइनस प्लस इंटू है, यहाँ पर प्लस प्लस इंटू एक भी नहीं है, तो प्लस प्लस इंटू एक भी नहीं है, इसीलिए ये वाला दोनों में से आपको एक ऑप्शन पे मिल रहा है। क्लियर है अच्छे से बात, माइनस प्लस और इंटू आपको यहाँ पर मिल जाता है। चलो नेक्स्ट यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित समांतर श्रेणी का पहला ऋणात्मक पद बताइए। ऋणात्मक पद का मतलब अगर हम यहाँ पर देखें, जो हमारी ये एपी की सीरीज है ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये माइनस हो रही है, वैल्यू माइनस हो रही। जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर 4 3 2 1, फिर यहाँ पर 1 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, फिर यहाँ पर -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, ऐसे चल जाएगा। तो यहाँ पर पहला माइनस ऋणात्मक पद पहला कौन सा है, ठीक है, तो पहला हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर पहला पद था, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा, ये पांचवा, छठावां पद होगा जो पहला ऋणात्मक वैल्यू देगा, ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म्स आपको मिलेगा। आई होप यहाँ पर ये बात क्लियर हो रही होगी, कोई क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यही कह रहा है 102 से अब यहाँ पर एक्चुअली माइनस कितना हो रहा है, यहाँ पर -9, तो ऐसे ये -9 होता चला जाएगा, तो लास्ट में कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी जो पहली वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस में देगी। तो वो पहली वैल्यू होगी माइनस वाली, वो आपको यहाँ पर बतानी। और माइनस का मतलब है कि जो आपका पद होगा उस पद की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेस देन होगी, यानी 0 से 0 बड़ा होगा उस पद से, ठीक है, जो भी आपका टीएन का मतलब होता है पद, ठीक है, क्लियर है। टर्म, वो टर्म्स आपका लेस देन होगा 0 से, इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर जो एपी में होता है तो यहाँ पर क्या क्या पता होना चाहिए, ए की वैल्यू कितनी, फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 129 दिया गया, ठीक है, 129 है। डी की वैल्यू क्या होती है, डी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, डी हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो सेकेंड टर्म्स कितना है 120, माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म 129, तो यहाँ पर आंसर निकल के आएगा माइनस का 9, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -9, ठीक है। एन आपको यहाँ पर पद, एनवा पद बताना है, वो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पर देखो जो टीएन है वो टीएन हमको कोई फाइंड आउट करना है, और वो टीएन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 ग्रेटर देन होनी चाहिए, इज इक्वल टू जो भी टर्म्स हमको यहाँ फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक्चुअली फॉर्मूला क्या होगा, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। तो टी एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, अभी अभी हमने बोला था कि 0 ग्रेटर देन होगा उस वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू ए 129 है प्लस एन -1 इंटू डी की वैल्यू कितनी -9 है, ठीक है। चल ये कितना बनेगा, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा 129 प्लस 9 का मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस है, तो ये बन जाएगा -9n, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 9 बन जा 9, ठीक है। 0 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 129 में ऐड हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा 138 -9n, 9n दूसरी तरफ चला जाएगा, तो आप इसको बोल सकते हो 9n इज इक्वल टू हो जाएगा 138, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 138 डिवाइडेड बाई 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 एकम 9 बचेगा 4 48 हो जाएगा, 9 पंचे 45 बचेगा 3, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 9 तिया 27, फिर 3 बचेगा, 9 तिया 27। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पर जो आपने ये लिया था कि जो 0 से बाद वाला जो टर्म्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी, यानी 0 से ग्रेटर देन होगा, और कितना 15.33 से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 15.33 टर्म्स तो नहीं आएगा, जो ये वैल्यू आ गई है, ये टीएन की वैल्यू आ गई कितनी 15.33, टर्म्स हमारा क्या होगा, टर्म्स पॉइंट में नहीं जाएगा, टर्म्स हमारा जाएगा, अब ये वैल्यू आ गई है तो वो टर्म्स हमारा था 0 ग्रेटर देन था, 0 से लेस देन था। तो अगला नंबर जो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो कौन सा मिलेगा, वो आपको मिलेगा यहाँ पर 16th, यानी 16th टर्म होगा जो कि नेगेटिव वैल्यू आपको दे के जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अच्छे से बात क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कोई ऐसा जिसको यहाँ पर डाउट हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर 1560 की एक धनराशि ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटी जानी है कि ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का
50% हो और बी को प्राप्त होने वाला भाग सी को प्राप्त होने वाले भाग का 20% हो, तो बी को कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो देखो यहां पर मैं ए, बी और सी, ए को प्राप्त होने वाला भाग बी को प्राप्त होने वाले भाग का 50% है, तो बी को यहां पर मान लेते हैं कितना, 100। ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा, 50 मिलेगा, क्योंकि बी का 50% मिलता है। अब यहां पर कह रहा है बी को सी का कितना मिलता है, बी को सी का मिलता है 20%, और बी को ऑलरेडी यहां पर 100 मिलता है। परसेंटेज में बी सी का 20% है, तो 20% वाली वैल्यू अगर यहां पर 100 है, ठीक है, तो 100% वाली वैल्यू यहां पर कितनी हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 5 गुना, तो ये आपको यहां पर मिल जाएगा कितना 500, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। अब देखो यहां पर हम रेशियो देख लेते हैं। रेशियो अगर देखें तो 50 से डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर ये 51 जा, 52 जा और 50 10 जा, तो यहाँ पर ये वैल्यू हटा दो, आपको ए बी सी का यहाँ पर रेशियो मिल गया है। इनकी जो राशि होगी इस रेशियो में डिवाइड होगी। अब ये टोटल रेशियो हम देखेंगे, यहाँ पर टोटल रेशियो कितना है, टोटल रेशियो 1 और 2 3 और 10 13, 13 रेशियो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1560 दी गई है। तो एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 13 एकम 13 बचेगा तो 26, 13 दूनी 26, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ पर निकल आई कितनी 120। ठीक है, 120 यहाँ पर ये निकल करके आई है। अगर ये वैल्यू 120 यहाँ पर निकल कर आई है, तो अब इन्होंने पूछा कि इसका बी को कितनी राशि मिली है, तो बी को तो 2 रेशियो मिला हुआ है, तो एक रेशियो की वैल्यू 120 है, तो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240। ए को अगर पूछा जाता ए को कितना मिलता है, एक रेशियो बराबर 120, और 10 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, ये 1200 हो जाएगा। 120 इंटू 10 करोगे तो सभी की राशि का यहाँ पर पता चल जाता है। बट इन्होंने बी का पूछा है, तो यहाँ पर आंसर में हम क्या करेंगे, बी की राशि कितनी है 240, ऑप्शन नंबर 4 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, यहाँ पर नदियाँ पूजनीय हैं, सभी देवता पूजनीय हैं। नदियाँ होती हैं जैसे गंगा नदी है, लोग पूजा करते हैं। ठीक है, देवता अपने अपने देवता की सभी लोग पूजा करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं सभी नदियाँ देवता हैं और सभी देवता नदियाँ हैं। आप यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह सकते हो, क्योंकि नदियाँ अपने आप में पूजनीय हैं, जरूरी नहीं वो देवता हैं, या देवता कभी नदी हो सकते हैं, एक्चुअली में जाओगे तो नहीं होंगे। बट यहाँ पर हम ये निष्कर्ष भी तो नहीं निकाल सकते हैं कि देवता हैं इसलिए पूजनीय है क्योंकि नदियाँ हैं, और नदियाँ हैं इसलिए नदियाँ हैं क्योंकि देवता हैं, क्योंकि देवता पूजनीय है। तो आपका ये भी आंसर गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। इन दोनों का अपने आप में खुद का अपना अपना इंडिपेंडेंट है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। जरूरी ये नहीं कि नदियाँ हैं इसलिए वो देवता हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अकॉर्डिंग दोनों ही गलत हो जाएंगे, तो यहाँ पर नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यदि x की 2 बहनें y और z हैं, x की 2 बहनें हैं y और z, ठीक है, और W की माँ y के पिता की बहन है। W की जो माँ है वो y के पिता, y के पापा की बहन, ये है किसकी, W की माँ है। तो W की माँ है y के पिता की बहन। अब कह रहे W Z का या की कौन है, W Z का कौन है। W के लिए अगर हम अब यहाँ पर देखें, W का तो जेंडर ही नहीं क्लियर है, W माइनस भी हो सकता है, W प्लस भी हो सकता है। और अब देखो यहाँ पर क्या है, Z का रिलेशन क्या होगा, यहाँ से आओ Z X, या आपस में भाई बहन, इनके पापा, पापा की बहन बुआ, बुआ का बेटा है, बुआ का बेटा है, तो हिंदी में इसको यहाँ पर कौन सा रिलेशन दिया जाता है, फुफेरा भाई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फुफेरा भाई। अदरवाइज इंग्लिश की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिए एक ही कीवर्ड बना है कज़न, और कज़न का मतलब होता है आपका चचेरा भाई या बहन। कज़न का मतलब यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं करता, आप ये नहीं बोलना पड़ेगा कज़न ब्रदर और कज़न सिस्टर, आप सिर्फ कज़न बोल सकते हो, यही रिलेशन बोलते हैं। कोई होता है ये आपका कौन है, तो बोलते हैं हमारा कज़न है। तो कज़न बहन के लिए भी होता है और कज़न भाई के लिए भी होता है। तो आपका इंग्लिश में आंसर ये होगा और हिंदी में आंसर आपका फुफेरा भाई ऑप्शन में आ जाएंगे। तो देखो इन्होंने सब कुछ रख दिया है, और इंग्लिश में देखो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो अब देखो एक चीज़ और यहाँ पर देखो, हिंदी में देखो अगर, तो चचेरा ममेरा मौसेरा फुफेरा भाई और बहन, क्योंकि यहाँ पर डिसाइड नहीं था इसलिए भाई भी होगा या बहन भी होगा। क्लियर है बात अच्छे से। नेक्स्ट, नानी और लीलू की लंबाई का अनुपात 4:3 है।
नानी और लीलू हैं, इनकी लंबाई का जो रेशियो है वो 4:3 का रेशियो है। ठीक है, यदि लीलू की लंबाई 1.2 मीटर है, यानी लीलू 3 वाली वैल्यू अगर 1.2 है तो यानी 3 4 जा 12, तो 4 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, और यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो नानी की लंबाई कितनी, तो नानी की लंबाई 1.6 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो आप बोल सकते हो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी है 1.2, 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 1.2 इंटू 4 अपॉन में आपके पास यहाँ पर 3, 3 4 जा, ये पॉइंट लग जाएगा 4 4 जा 16, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1.6 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1.6 के लिए कौन सा होगा, थर्ड। क्लियर है अच्छे से बात। नेक्स्ट, ए अकेला किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए अगर अकेला करे तो 8 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी इसे 12 दिन लगाती है। तो बी है, कोई फीमेल है, इसको करने में 12 दिन लगाती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम लें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 24, और ये जो 24 है ये 24 क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क हो जाएगा 24। अगर टोटल 24 काम ए 8 दिन में करता है तो ए एक दिन में कितना काम करता होगा, 8 से डिवाइड करेंगे 3, 12 से 24 डिवाइड करेंगे बी एक दिन में 2 काम। इतनी बात यहाँ पर अच्छे से क्लियर है। अब ये कह रहे हैं कि सी के साथ मिलकर वे इसे 4 दिन में पूरा कर देते हैं। काम कितना है 24, 24 काम है 4 दिन में हो गया, तो 4 से अगर हम डिवाइड करें तो एक दिन का काम यानी 6 वर्क पर डे, ये आपका आएगा। यहाँ पर एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 6 काम हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम ये देख लें कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ए और बी मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, और जबकि ये 6 काम ये किसका किसका है, ये है ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करते हैं। ए और बी की वैल्यू 5 है, प्लस सी इज इक्वल टू 6, तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 उधर माइनस हो जाएगा, सी आएगा 1। तो यहाँ पर सी का काम कितना हो जाएगा, एक दिन में 1 काम। अब ये कह रहे हैं यदि सी और डी मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। भाई सी एक दिन में 1 काम करता है, सी एक दिन में 1 काम करता है, ध्यान से समझना। टोटल काम है कितना 24, जिसमें सी और डी दोनों करते हैं काम 15 दिन में फिनिश होता है, यानी सी और डी दोनों ने 15 दिन काम किया होगा। सी एक दिन में 1 काम करता है तो 15 दिन में कितना काम किया होगा, 15 काम किया होगा। अब टोटल काम कितना था 24, 24 में से 15 काम अगर हम माइनस कर दें तो बचा कितना 9 काम। ये 9 काम किसने किया होगा, डी ने, और डी ने 9 काम किया होगा कितने दिन में, 15 दिन में। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.6। ठीक है, 15 छक्का 90 हो जाएगा। तो 0.6 काम करता है एक दिन में डी। अब पूछ रहा है डी को इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। पूरा काम कितना है, पूरा काम है 24, और अगर डी करेगा, डी एक दिन में कितना काम करता है 0.6, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 240 अपॉन 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आपको मिलेगा कितना 40 डेज। यानी डी अकेला करेगा तो डी को कितने दिन लग जाएंगे, 40 दिन पूरा काम फिनिश करने में लग जाएंगे। बात अच्छे से सभी को क्लियर है। तो 40 दिन के लिए ऑप्शन नंबर आपके पास ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेक्ट द मिसिंग फिगर बेस्ड ऑन द गिवन रिलेटेड पेयर ऑफ फिगर। सेब है यानी फल है, फल से हमको जूस मिलता है। ऊन हमको किससे मिलती है, यानी जूस हमको मिलता है फलों से, तो हमको ऊन किससे मिलती है, ऊन हमको मिलती है सीप से। सीप या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भेड़। ठीक है, भेड़ से मिलती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। चीता से नहीं मिलती, हाथी से नहीं मिलती है, और ये आपका रैबिट खरगोश से नहीं मिलती है। सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत ये हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रॉब्लम फिगर और आंसर फिगर दिया गया, यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सी फिगर आएगी। तो अगर हम सभी कॉर्नर पर देखें तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, और फिर आप अंदर की तरफ देखो एक लाइन हो रही, मीन्स ये अंदर की तरफ ऐसी लाइन आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में देखें नहीं होगा, सी में देखेंगे नहीं होगा। ठीक है, और डी देखेंगे तो ये नीचे यानी इस तरफ को ये हाफ कर रहा है, जबकि बाहर तरफ कहीं किसी में लाइन है ही नहीं। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, डी। डी ऑप्शन आपको सेकंड में मिल जाएगा। क्लियर बात अच्छे से। चलो नेक्स्ट, 3 जनवरी 2018 को बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन से वर्ष में फिर 3 जनवरी को बुधवार होगा। अब देखो यहाँ पर बात करें 2018 3 जनवरी था। ठीक है, 2018 यहाँ पर क्या था, वेडनेसडे।
अगेन हमको वेडनेसडे लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, +7 करना पड़ेगा। किसी भी डे में +7 कर दो, आपको अगेन वही डे रिपीट में मिल जाता है। जैसे मंडे है, ठीक है, मंडे में +7 डेज कर दो तो अगेन आपको कौन सा डे मिलेगा, मंडे ही मिलेगा, क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है। ठीक है, ये बात अच्छे से यहाँ पर क्लियर हुई जो मैं यहाँ बता रहा हूँ। अब हम अगर देखें तो एक जो आपका सिंपल ईयर होता है, ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपका सिंपल ईयर होता है, सिंपल ईयर में एक ऑड डेज होता है, मीन्स एक दिन आगे बढ़ता है। ठीक है, एक दिन आगे बढ़ जाता है कैलेंडर। ठीक है, और हम बात करें लीप ईयर यानी अधिवर्ष की, लीप ईयर में कितने होते हैं, 2 विषम दिनों की संख्या है, तो यहाँ पर कैलेंडर 2 दिन आगे बढ़ जाता है। ये बात अच्छे से क्लियर हो रही है, समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ये कहते हैं 1 जनवरी 2003 को मंडे है। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पर क्या है, आप एक सिंपल ईयर से नेक्स्ट ईयर में आ रहे हो, इसमें तो 365 दिन रहे होंगे, यानी एक ऑड डेज मिला होगा, तो मंडे में एक दिन जोड़ के आपका आंसर यहाँ पर ट्यूसडे हो जाएगा। फिर हम आपको ये बोलें कि 1 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। अब देखो 2004 से 2005, तो 2004 एक लीप ईयर था, लीप ईयर में कितने विषम दिन होंगे, 2, तो यहाँ पर 2 दिन हम ऐड करेंगे, ट्यूसडे में 2 दिन ऐड करेंगे, तो वेडनेसडे थर्सडे आपका आंसर यहाँ पर होगा, गुरुवार आंसर होगा। ये बात अच्छे से आपने यहाँ पर समझ ली होगी। तो हमको करना क्या है, जैसे यहाँ पर 1 दिन है, 2 दिन है, ऐसे हर साल हमको ऐसे जोड़ते जोड़ते जहाँ पर 7 दिन या 14 दिन या 21 दिन, ये हमको जहाँ पे मिल जाएगा वहीं पे मेरा कैलेंडर का ये दिन रिपीट हो जाएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है, किसी को भी यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए इतने में। तो चलते हैं 2018, 2019, 2020, 2021, 2022। ठीक है, चलो यहाँ पर ऑड डेज की संख्या देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ पर आपको एक ऑड डेज मिलेगा, यहाँ से यहाँ भी आपको एक ऑड डेज मिलेगा। अब 2020 से 21 में जाओगे तो आपको 2 ऑड डेज मिलेंगे, यहाँ पर आपको एक ऑड डेज मिलेगा। तो 2022 तक हमको कितने विषम दिनों की संख्या मिल गई, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, यानी 2 हमको और चाहिए। तो 2022 से हम जाएंगे कहाँ पर, 2023, एक दिन यहाँ मिलेगा 6। फिर 2023 से हम जाएंगे 2024 में, तो यहाँ भी आपको एक दिन मिल जाएगा। तो ओवरऑल अब आप यहाँ पर देखोगे तो आपको कितने दिन मिल गए, 7 डेज। ठीक है, 7 अगर मिल गए, यहाँ पर आपका वेडनेसडे था, तो इसका मतलब 2000 यानी 3 जनवरी 2024 को भी आपका क्या होगा, वेडनेसडे हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, 3 जनवरी 2024। आई होप बात बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट, तो 2024 ऑप्शन नंबर सेकेंड में आपको यहाँ मिल जाता है। नेक्स्ट नंबर है प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की यात्रा की व्यवस्था की गई है। स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पे संदेश लिखा था, क्या था, प्राकृतिक संसाधनों के बारे में उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं उनके बारे में ज्ञान को बढ़ाने के लिए विद्यालय के छात्रों की वनस्पति उद्यान की, मतलब एक टूर पे जाना है, उस टूर पे जाने की एक व्यवस्था करी गई स्टूडेंट के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, वनस्पति उद्यान प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। भाई संसाधनों से परिपूर्ण है या नहीं है, या आगे आने वाले टाइम पे क्या दशा होगी, ये सब के बारे में हमें नहीं पता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके ज्ञान को जानने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए एक टूर किया गया है। परिपूर्ण होने ना होने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है कि नहीं है, ये जानकारी भी हमें नहीं है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, तो ये गलत इंफॉर्मेशन है, ये गलत आपका हो जाएगा अनुमान। दूसरा है नए परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से स्कूल के छात्रों के अधिक सीखने की संभावना है। अब ये कह रहे हैं कि नए परिवेश मतलब जो टूर लेकर के जा रहे हैं उसके साथ अंतःक्रिया, मतलब आप कॉलेज में कुछ कराएंगे, उसके माध्यम से स्कूल के छात्रों को अधिक सीखने की संभावना है। तो ये भी हम नहीं कह सकते अधिक सीखने की संभावना, अगर अधिक सीखने की अंतःक्रिया से होती तो फिर एक यात्रा या टूर का यहाँ पर योजना नहीं बनाई जाती। ये भी बात क्लियर है, तो आपका दूसरा वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ना तो पहला ना ही दूसरा, तो नाइदर अजम्पशन फर्स्ट नॉर सेकेंड इज इम्प्लीसिट, दोनों ही आपके यहाँ पर ये इम्प्लीसिट नहीं होंगे। बात अच्छे से सभी को क्लियर हो गई होगी। चलो नेक्स्ट,
अगला नंबर है 1/3 ऑफ Pujita's age 3 year ago plus 1/2 of her age 2 year from now is 20 years. How old is she now? आज उसकी एज कितनी है? चलो, तो देखो यहां पर कोई एक पुजीथा है, पीएम बना लेते हैं, उसकी प्रेजेंट एज, ठीक है, प्रेजेंट एज हम यहां पर मान लेते हैं कितनी, कि उसकी प्रेजेंट एज एक्स है, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले की आयु, 3 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी होगी, x-3 के 1/3, ठीक है। तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा, और वर्तमान आयु से 2 वर्ष बाद की आयु उसके आधे का योग 20 वर्ष है। कह रहा 2 वर्ष बाद जो एज होगी, ये 2 ईयर था, 3 ईयर है, तो 2 वर्ष बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x+2, यानी 2 साल ऐड हो जाएंगे उसकी एज में। अब यहां पर इनकी कंडीशन ये है कि इस एज का कितना किया जाए, 1/3 किया जाए। तो इसकी एज ध्यान से समझिएगा, 3 साल पहले की एज का 1/3, तो x-3 का 1/3 प्लस योग है 2 साल बाद का आधा, यानी x+2/2 आधा करेंगे तो हमको ये कितना मिलेगा, ये हमको योग मिलेगा 20 ईयर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसको यहाँ पर डाउट है। अब इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपके पास यहाँ पर 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीपल इधर हो जाएगा, तो ये बनेगा 2x+6 प्लस 3x, सॉरी ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा +6, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 और 2 का जो एलसीएम 6 आया था वो उधर हम भेज देंगे, तो 20 × 6 उधर हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपका -6 + 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, तो यहाँ पर 5x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। ये बात सबको क्लियर है। तो इनकी जो प्रेजेंट एज होगी वो कितनी होगी, 24 ईयर यहाँ पर निकल के आई है। उनकी वर्तमान आयु वहाँ पर पूछी गई थी, तो आंसर 24 ईयर्स आएगा। तो ऑप्शन नंबर 24 किसमें, थर्ड वाले में मिल जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से। नेक्स्ट यहां पर कह रहा है सड़क, कार, समुद्र, क्वेश्चन मार्क। कार है वो सड़क पर चलती है, ठीक है, आप इसको रिवर्स ऐसे देखोगे, सड़क पर कार चलती है, वही सड़क पर कार भी चलती है और भी कई चीज़ें चलती हैं, ठीक है, रिवर्स देख लो। यहाँ पर कार है वो सड़क पर चलती है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो समुद्र में चलता है। समुद्र में चलने के लिए ऑप्शन पे आएंगे, देखो यहाँ पर नदी गलत हो जाएगा, मछली गलत हो जाएगा, पानी गलत हो जाएगा, आंसर यहाँ पर होगा शिप। शिप मीन्स होता है पानी का जहाज, ठीक है, तो पानी का जहाज होता है वो समुद्र पे चलता है। बात अच्छे से क्लियर है। तो यहाँ पर ये गलत आंसर दे रहे हैं 4, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट है 17 × 29, तो आंसर हमको इतना मिलता है। अब ये कह रहे हैं 170 × 0.029, तो देखो एक जीरो से एक पॉइंट हटा दें तो ये बचेगा कितना, 17 × 0.29, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 17 × 29 आंसर था 493, तो आंसर यहाँ भी 493 मिलेगा, लेकिन यहाँ 2 डिजिट के बाद ये लगा हुआ है, तो जो 493 है, तो 2 डिजिट बाद आपके प्रोडक्ट में आंसर में यहाँ पर ये पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4.93 आपका आंसर आएगा। 4.93 के लिए ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बहुत अच्छे से। विकास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड इवनिंग सर जी, वेरी गुड इवनिंग विकास जी, बहुत लेट आए हो आप आज, ठीक है। पीछे का देख लीजिएगा बाद में, क्योंकि रिकॉर्डेड आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो पीछे का जो छूट गया है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। चलो नेक्स्ट है यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर जो आपको नंबर बताना है, ये क्वेश्चन मार्क है या डैश है, यहाँ पर आपको नंबर फिल करना है। आपके पास यहाँ पर 1 है, 2 है, 6 है, आगे हमको लाना है 120 है और 720 है। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है,
यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंटू 2, यहाँ से यहाँ हुआ इंटू 3, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंटू 6। देखो 2 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, फिर डायरेक्ट 6 का मल्टीप्लाई, तो बीच में हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई और यहाँ से यहाँ पर 5 का मल्टीपल। तो आप समझ रहे होंगे 6 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे 24, 24 इंटू 5 करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो जो आंसर आपका आएगा वो हो जाएगा 24। 24 के लिए ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नंबर बताओ। एक पहिए का व्यास 84 सेंटीमीटर है, 792 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितने पूर्ण चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो देखो जो एक पहिया होता है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, बिल्कुल सही है, 24 करेक्ट है। तो व्यास की बात कर रहा है तो सेंटर पॉइंट ये होता है और व्यास होता है ये, ठीक है, ये क्या होता है आर, ये आर, तो 2r इज इक्वल टू आपका डी होता है। तो ये वाली टोटल आपको डी कितनी दे रखी है 84 सेंटीमीटर। ये बात अच्छे से क्लियर है। अगर हम आर फाइंड करें तो आर कैसे निकालेंगे, आर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, डी अपॉन टू, डायमीटर अपॉन टू। तो डायमीटर आपका कितना है 84 अपॉन 2 करोगे तो आर की वैल्यू कितनी यहाँ से निकल के आएगी 42। आर आपका हो जाएगा कितना 42 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है कि नहीं। अब हमको ये जो पहिया है ये चक्कर लगाता है तो इसका हमें क्या है ये पता होना चाहिए, परिधि टोटल कितने मीटर की है, कितने सेंटीमीटर की है, और परिधि क्या होता है ये होता है 2πr। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2πr की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। 2πr कितना है बोलो, 2πr, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 42 है, ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो आपका ये क्या मिलेगा यहाँ पर परिधि 2 इंटू 22 इंटू 6, ठीक है, ये आपका यहाँ पर परिधि आ जाएगी, सरकमफ्रेंसेस आ जाएगा। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि ये यहाँ पर जो दिया गया है ये आपको दिया गया 792 मीटर दिया गया है, ठीक है, मीटर को यहाँ पर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तो सेंटीमीटर का मतलब है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो आपका हो जाएगा 792 इंटू यहाँ पर 100 करेंगे तो ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो इतनी आपको दूरी तय करनी है और एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा 792 इंटू 100 डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 6। इतनी सी बात सभी को क्लियर है, इसमें किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 6 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 से डिवाइड कर लो, 6 एकम 6 बचेगा 1, 19 हो जाएगा, 6 तिया 18 बचेगा 1, 6 दूनी 12, ठीक है। 22 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 22 छक्का 132, और 2 से हम 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो फाइनली मेरे पास बचेगा 3 इंटू 100, तो टोटल आपके पास कितने हो जाएंगे 300 रिवोल्यूशन हो जाएंगे, या इसको हम बोल सकते हैं चक्कर, ठीक है, कितने 300 चक्कर होंगे। आई होप ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 300 चक्कर के लिए ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 3rd मिल जाएगा। कोई ऐसा जिसको यहाँ पर डाउट हो, कोई भी ऐसा हो तो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 27,225 का वर्गमूल कौन सा है। तो देखो वर्गमूल के लिए हमने आपको बताया था कि वर्गमूल में अगर यूनिट डिजिट, यहाँ पर मैं बात करूँगा यूनिट डिजिट अगर आपको फाइंड आउट करनी है तो 1 किस किस में आती है, या तो 1 के स्क्वायर में या 9 के स्क्वायर में, और यूनिट आपका क्या है 2, 3, 7, 8, ये 4 नंबर हैं, ये कभी भी किसी भी वर्ग के इकाई के अंक नहीं हो सकते हैं। ये बात क्लियर है, यहाँ पर समझ लीजिएगा, ठीक है, ये कभी भी इकाई अंक नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 और 9 हो गया, 2 कभी आएगा नहीं, 3 आएगा नहीं, 4 किस किस में आता है, 4 आता है 2 और 8 में, 5 आता है ओनली 5 में, 6 आता है 4 और 6 में, 7 8 आएगा नहीं, 9 आता है 3 और 7 में, ठीक है, क्लियर इतनी बात। और 0 के लिए आपका 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं मेथड यहाँ पर किस तरीके से हम करते हैं।
नंबर है आपका 27225। अब देखो यूनिट डिजिट हमें यहाँ पर डिसाइड करना है, तो यूनिट डिजिट डिसाइड करने के लिए मेरे पास यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट को डिसाइड करने का होता है 5। 5 किस में आता है, 5 में आता है। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर एक बार में डिसाइड होगी, उसके बाद 2 डिजिट यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो। अब मेरे पास 272 बचा है। इस 272 को ये चेक करना है ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके बीच में, जिनके स्क्वायर के बीच में नंबर आता है। तो वो आपको मिलेगा 16 और 17। 16 का कितना होता है, 16 का हो जाता है 256 और 17 का होता है 289। तो 256 और 289 के बीच में ही एक 272 आता है। अब यहाँ पर 5 के पहले जो नंबर आना है वो नंबर आपका ऑलवेज यहाँ पर क्या होता है, 16 और 17 में छोटा कौन है, 16, वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आंसर कितना बन जाएगा आपका 165। तो जो ये स्क्वायर है ये किसका है, 165 का है। तो स्क्वायर रूट आपका निकल के आ जाएगा 165। ऑप्शन नंबर सेकेंड में यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बात अच्छे से क्लियर है। चलो नेक्स्ट, यहाँ पे आपको देखो क्या कह रहा है, अब टोटल आपको ये 9 फिगर दिए गए हैं। इन 9 फिगर में आपको बोल रहा है 3 3 3 फिगर को मिला करके ग्रुप बनाना है। तो जो ये 3 इसमें होंगे, इन 3 को एक जैसा व्यवहार होगा, एक जैसा इनके बीच में रिलेशन होगा, उनका आपका ग्रुप यहाँ पर बनेगा। तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारा स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और ये सर्किल है, सर्किल है, और ये सर्किल है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर बना जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे स्क्वायर वाले में, स्क्वायर के लिए हमारा क्या बन रहा है 1 5 7। ठीक है, फिर ट्रायंगल के लिए हो जाएगा 2 6 9 एंड लास्ट में होगा 3 4 8। तो हमको ये 3 ग्रुप देख लेना है किस ऑप्शन पे हमको यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 157 बिल्कुल सही है, 157 है। 269 बिल्कुल करेक्ट है, 269 है। एंड नेक्स्ट है 348, यहाँ पर 438 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी कहीं देखोगे तो 157 157 यहाँ पर, ये 157 269 ना तो यहाँ था ना यहाँ था ना यहाँ था, इसलिए तीनों गलत है। एक ही ऑप्शन आपका बचता है सेकेंड। क्लियर बहुत अच्छे से। नेक्स्ट, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। ठीक है, शांत दशमलव का मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल की अगर हम बात करें, इसी ऑप्शंस पे देख लेते हैं। अगर ये 3/36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/12। अब 12 से अगर हम डिवाइड इसको करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 10 हो जाएगा, भाग नहीं जाएगा, एक और जीरो आएगा, 100 होगा। तो इसको हम बोलेंगे फिर 12 अट्ठे 96, फिर बचेगा 4। ठीक है, 4 बचेगा तो 12 तिया 36, फिर बचेगा 4, 12 तिया 36, 12 तिया 36। तो अब आप इसको यहाँ पर देखोगे, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू दे रहा है। IGP007, हेलो सर, आसिफ हेयर फ्रॉम MCA बैच। आसिफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर पहचान गया हूँ। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है, आप मेरी क्लास में आए हैं। उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये बात अच्छे से क्लियर है। 6/36 को देखोगे तो 6 वन जा और 6, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 0। 6 वन जा 6, बचेगा 4, 6 6 जा 36, फिर 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा। तो ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। हमें क्या चाहिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल चाहिए। फिर हम यहाँ पर 12/36, ये आपका 1/3 होता है, इसको सॉल्व करोगे तो 0.3333 ये चलता जाएगा, कहीं पर भी ये फाइनली सॉल्व नहीं होगा। बट 9/36 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4, और 1/4 को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 10 हो जाएगा, 4 2 जा 8, बचेगा मेरे पास 2, 4 5 जा 20, ये यहीं पे टर्मिनेट हो गया, ये अब आगे नहीं जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, हिंदी में शांत दशमलव मान। क्लियर है बात अच्छे से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, रघु ने 66 रुपए में खिलौने खरीदे, खरीदने के बाद इसे 15% प्रॉफिट पर बेच दिया, खिलौने का बिक्री मूल्य कितना था। ठीक है, तो कोई चीज़ है आप 66 रुपए में खरीद के लाए और इसको आपने 15% लाभ पर बेच दिया, मीन्स 115/100, 100 वाली चीज़ 115 में बेच दी। इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 23 होगा। ठीक है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे
10 और 2 से डिवाइड करेंगे 33, तो आपका क्या बनेगा 33 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे 23 3 जा कितना होगा 69, कैरी आपका 6 हो जाएगा। अगेन 23 3 जा 69, 69 और 6 75 अपॉन में 10 है, तो आपका आंसर फाइनल कितना बनेगा 75.9। ये आपका करेक्ट होगा। मीन्स 15% के बाद का जो एसपी होगा, ठीक है, जो विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो कितना होगा 75.9। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाना है। अच्छे से बात क्लियर होगी सभी को। नेक्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे आपको देखना है, भार भी एक प्रकार का बल होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है, भार भी एक प्रकार का बल होता है। भार की इकाई न्यूटन होती है, बिल्कुल बात सही है। भार की इकाई किलोग्राम होती, ये बिल्कुल गलत है। किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया, ये यूनिट नहीं होती है। ठीक है, ये भार का कम और ज़्यादा वो बताता है, इसलिए और यहाँ पर सेकेंड कंक्लूजन आपका गलत हो जाएगा। फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट होगा, भार की इकाई न्यूटन होती है। अच्छे से बात क्लियर है सभी को, तो ऑप्शन नंबर केवल फर्स्ट ही आपका अनुसरण करता है। नेक्स्ट यहां पर दिया गया है नंबर ऑफ ट्रायंगल, आपको यहां पे काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ कितने ट्रायंगल हैं आपके इसमें। तो देखो ट्रायंगल की अगर हम बात करें, जब भी कभी आपको इस तरीके का ट्रायंगल मिलता है, इससे आपको कितने 3 ट्रायंगल मिलते हैं, ये बात क्लियर है। 3 ट्रायंगल निकल करके आते हैं, यहाँ पर सभी को बिल्कुल भी किसी को डाउट नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, तो ये जो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये देखो बीच से बन रहा है। ठीक है, इधर से ये वाला हाफ हो रहा है, इधर से ये वाला हाफ हो रहा है, तो हमें ये कितने ट्रायंगल मिल रहे हैं। अब देखो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक ये ट्रायंगल काउंट करेंगे, यहाँ से एक हमारा ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, एक हमारा ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, और एक ये पूरा बड़ा वाला बन जाएगा। ये बात क्लियर है, तो टोटल यहाँ पर 3 होंगे। जब हम इस वाले इस पर जाएंगे, तो हम ये वाला बनाएंगे एक, और एक हम इस साइड से ये वाला बनाएंगे। अब यहाँ से हम बड़ा वाला कैलकुलेट दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि एक बड़ा वाला हम यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं। इतनी सी बात क्लियर है। तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, और इस वाले बेस पर भी 2 ही बनेंगे। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर कितने 3 2 5 2 टोटल ये कितने 7 हो जाते हैं। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, अब इन्हीं बेस से और हम देखें तो यहाँ भी ये ट्रायंगल एक बन रहा है। ठीक है, यहाँ भी आपका एक ये ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा, और ये हाफ यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर इस तरीके से अगेन सेम फिगर बन रही है, और यहाँ पर हो रही है। तो अब इस सिचुएशन पे क्या होगा, ये वाला जो एक ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे बन रहा है, ये बन रहा है, इसमें आपको 3 मिल जाएंगे, इसमें आपको 3 मिल जाएंगे, इसमें 3 मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे 9 आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो 9 और 7 आपके टोटल कितने 16 ट्रायंगल आपके यहाँ पर बनेंगे, और 16 के लिए ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। गुड जॉब सर, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, आपको यहाँ पर बताना है कि मिरर इमेज में यहाँ पर ये क्या दिखाई देगा। देखो स्टार्टिंग में हमारे पास 2 आएगा, तो 2 के लिए आपका ये 5 जो स्टार्टिंग में आ गया, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। और मिरर इमेज में आपका एज इट इज 2 नहीं बनेगा, ये 2 कुछ इस तरीके से बनेगा, तो ये भी आपका गलत हो जाता है। ठीक है, ये 5 गलत हो गया। अब यहाँ पर जो स्टार्टिंग में 1 ये रखा हुआ है, ये लास्ट में आपका जाएगा, और 1 कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ पर हम अगर देखें लास्ट वाले ऑप्शन पे 1 एज इट इज है, तो आपका ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन, यही एक बचता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर अच्छे से। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑड फिगर आउट ऑफ द गिवन सीरीज। कोई एक ऑड है, उसको आपको यहाँ पे ढूंढना है। एम की वैल्यू 13 होती है, डब्ल्यू की वैल्यू 23 होती है, ई की वैल्यू यहाँ पर 5 होती है, जे की वैल्यू 10 होती है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। ये आपका ऑड है, इसकी वैल्यू 5 की जगह यहाँ पर 20 रखा गया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर 1 में मिल जाएगा। नेक्स्ट नंबर बताइए। एट परसेंट पर ईयर साधारण ब्याज की दर से निवेशित राशि 2 वर्ष 9 महीने में 732 हो जाती है, तो निवेशित की गई धनराशि कितनी थी। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया है
कि आपको कितनी राशि यहाँ निवेश करी गई है, जो 2 वर्ष 9 महीने में 8% के रेट से 732 रुपये हो जाता है। क्लियर अच्छे से बात? ठीक है, चलो ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या किया गया है, एक्चुअली जो आपका साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। ठीक है, PRT अपॉन 100 होता है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लगाएंगे। अब ये जो आपका दिया गया है ये एक्चुअली धनराशि दी गई है, मतलब इसमें क्या क्या है, प्रिंसिपल भी है प्लस SI है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, P प्लस PRT अपॉन 100, क्योंकि ये SI का फॉर्मूला है, इज इक्वल टू आपका ये 732 होता है। अब यहाँ पर जो जो वैल्यू दी गई हैं उसको यहाँ पे हम पुट करा देंगे। तो P हमें फाइंड करना है प्लस यहाँ भी P फाइंड करना है। अच्छा, जो टाइम आपका दिया गया वो 2 वर्ष 9 महीने दिया गया है, इसको 9 महीने को 9/12 लिख सकते हैं। फाइनली इसको हम लिख सकते हैं 2 सही 3/4, और प्रॉपर फ्रैक्शन 4 दूनी 8, 11/4 यहाँ पर लिख पाएंगे। ठीक है, तो इंटू आपका रेट हो जाएगा कितना, 8, इंटू टाइम हो जाएगा 11/4, और फॉर्मूले का इंटू 100 इज इक्वल्स टू है 732। ठीक है, क्लियर इतनी बात? दो तरीके बताते हैं, पहले तो यहाँ बेसिक इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट तरीका है वो भी बता देंगे। अब देखो ये आपको यहाँ पर ये कितना मिल जाएगा, नीचे इसको हम पूरा का पूरा रख लेते हैं, कितना 400। तो अब यहाँ पर P प्लस इनको ऐड करेंगे तो एलसीएम 400 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 400P प्लस ये कितना 11 अट्ठे 88 88P इज इक्वल टू 400 का मल्टीपल करा दो तो 732 इंटू में आपका 400 हो जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा 488P इज इक्वल टू 732 इंटू 400। P की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 732 इंटू 400 डिवाइडेड में 488। इतनी बात क्लियर है? कट कर दो, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 से करेंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास P की वैल्यू यहाँ पर कितनी बचती है, 732 इंटू 100 अपॉन 122। 122 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार डिवाइड हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600। यहाँ से P की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, 600 रुपये आ गई। यही उसने पूछा था धनराशि कितनी थी, तो 600 रुपये थी। अब दूसरा ये यहाँ पर तरीका, यहाँ पर प्रिंसिपल हम मान लेते हैं, प्रिंसिपल मान लेते हैं कि 100 रुपये है। ध्यान से समझना। तो पहले साल आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8 रुपये। दूसरे साल सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 8 रुपये। तीसरे साल पूरा नहीं है, तीसरा साल कितना है, 11/4। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो थर्ड ईयर है वो पूरा ना होके वो 3/4 है। ठीक है, पूरा साल नहीं है। तो एक साल में 8 रुपये ब्याज मिलता, उसका आप 3/4 कर दो तो 4 2 जा 3 2 जा 6, यानी तीसरे साल पूरा होता तो 8 मिलता, 9 महीने में आपको कितना ब्याज मिलेगा, 6 रुपये। तो मेरे अकॉर्डिंग टोटल कितना, 8 8 16 और 6 22 रुपये मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इतनी बात क्लियर है? तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल राशि कितनी हो जाएगी, प्लस 22 रुपये, और हम इसमें ऐड कर दें, मेरे अकॉर्डिंग टोटल 122 रुपये हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, 122 मेरे अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 732। ठीक है, तो एक वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करेंगे 6 आएगा, तो यहाँ से हमने कितना प्रिंसिपल माना था, 100। तो 100 वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 वाली वैल्यू आपकी 600 होगी। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ये पहला मेथड है और आपका ये दूसरा मेथड है। आई होप अच्छे से आपको बात समझ आ गई होगी। ठीक है, चलो तो ऑप्शन नंबर 600 के लिए कौन सा, फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, चार्ल्स और श्रेया की उम्र के बीच 6 साल का अंतर है। जब उन्होंने 30 साल पहले एक दूसरे से शादी की थी तो चार्ल्स की उम्र का 4 गुना उतना था जितना कि श्रेया की उम्र का 5 गुना था। ठीक है, 30 साल पहले। तो देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट से कितना 30 ईयर एगो, ये कह रहे हैं कि चार्ल्स की एज का 4 गुना। ठीक है, और श्रेया की एज का 5 गुना आपस में इक्वल है। तो देखो रेशियो यहाँ पर जो ये दिया गया है, इसका 4 गुना इसका 5 गुना इक्वल है, इक्वल में रिवर्स कर देंगे तो 5:4 आ जाएगा। एक्चुअल में 30 साल पहले इन दोनों के बीच में रेशियो कितना होगा, 5:4, यानी चार्ल्स 5 और आपका श्रेया 4। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है? अब देखो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर इन्होंने दी थी, उनके बीच में 6 साल का अंतर है। देखो 6 साल का अंतर, जैसे मान लो
आप अगर आज की डेट में 25 साल के हैं और आज की डेट में आपका बेटा जन्मा जो 0 ईयर का है, तो आपके और आपके बेटे में कितना अंतर है? 25 ईयर का। जब आप 26 के होंगे तो बेटा 1 साल बढ़ जाएगा, अभी भी डिफरेंस कितना रहेगा? 25 का। आप जब 50 के हो जाएंगे तो 50 कब होंगे? 25 साल बाद। तो 0 से 25 ऐड होके बेटा भी तो 25 का हो गया होगा। तो आप आज भी देखोगे यहाँ पर 25 का ही डिफरेंस रहेगा। मीन्स डिफरेंस जो होता है वो जीवन पर्यंत हमेशा इक्वल रहता है। तो शादी के समय उनके बीच 6 साल का गैप था, तो 30 साल पहले भी उनके बीच में गैप कितना? 6 साल रहा होगा। हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर गैप कितना? रेशियो में 1 का। तो 1 वाली वैल्यू आप बोल सकते हो 6 ईयर है। 6 का मल्टीप्लाई कर दो, यानी 30 साल पहले ये 30 साल के होंगे, 6 पंचे 30 और 6 चौको 24। 30 साल बाद अगर हम यहाँ करें तो इनकी एज, दोनों की एज में 30 साल ऐड हो जाएगा। ठीक है, प्रेजेंट पे आने के लिए। तो ये 60 साल का हो जाएगा और ये कितने का हो जाएगा? 54 साल का। तो उनकी दोनों की वर्तमान आयु का योग आपको बताना है, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 60 और 54 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 114 वर्ष। आई होप इतनी बात ये क्लियर होगी। ठीक है, यहाँ पे किसी को भी डाउट नहीं होगा। तो 114 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चारों शहरों में कुल मिलाकर शिक्षितों का कुल प्रतिशत 1 दशमलव तक पूर्णांकित है। अब देखो यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 200 है, 150 है, 200 है और यहाँ पर 50 और ये। अब देखो यहाँ पर ये वैल्यू हमें पता करनी हो तो लिटरेट और इलिटरेट मिलकर कितने? 300, यानी यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन 300 रही होगी। जैसे ये 200 है तो 150, 150 है तो 50 और 100। अब 120 है, 90 ये हैं तो 30 यहाँ पर होंगे। ठीक है, लिटरेट का यहाँ पर पूछ रहा है, तो लिटरेट हमारे पास ये हैं। लिटरेट टोटल ये कितने हो जाएंगे? 200 और 150, 350, 350 और आपका 50, 30, 80, तो ये आपका हो जाएगा 430। ठीक है, अपॉन टोटल से हम परसेंटेज निकालना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 2 5, 5 1 6, 650, 700, 770 इंटू यहाँ पे 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका कितना? 4300 डिवाइडेड बाई 77। अब 77 से हम डिव्स को डिवाइड कर लेंगे, 77 से डिवाइड करेंगे 430 को, 77 को राउंड फिगर में 80 मान लो आप यहाँ पर। अगर आप 80 मान लेते हैं, 80 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 80 से डिवाइड करने पे हमको ये क्या मिलेगा? 8 छंग 48, 6 बार तो नहीं जाएगा, मतलब 5 बार जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, 3 38 और ऊपर आपका 430 था, बचेगा कितना? 45। 0 ऊपर से आ जाएगा ये। अब कितने बार? अभी भी हम 5 बार ही भाग दे पाएंगे, क्योंकि 385 6 बार करेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 385 अगेन। अब यहाँ पर हम माइनस करेंगे 385, 450 से 20 बढ़ गया है तो आपका 45 और 20 यानी 65 आ जाएगा। एक अब 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, और दशमलव के एक पूर्णांक तक बताना था, तो 650 है, ये कितनी बार डिवाइड होगा? 77 से 650 मतलब 8 मान लो, 8 अट्ठे 64, यानी 8 बार डिवाइड हो जाएगा। तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 55.8%। ठीक है, 55.8% के करीब आपका ये आंसर बनेगा। इतनी बात क्लियर है? क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट, 55 पॉइंट ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर गेम में बिल्डर और विध्वंसक हैं, ये कुल मिलाकर 20 हैं। ठीक है, इनमें से कुछ महल के चारों ओर एक दीवार बनाने की कोशिश करते हैं, जबकि बाकी इसे ध्वस्त करने यानी डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। बिल्डरों में से प्रत्येक 15 घंटे में अकेले दीवार बना सकता है। कोई एक बिल्डर 15 घंटे में दीवार बना देगा और कोई एक डिस्ट्रॉयर होगा तो दीवार को 10 घंटे में गिरा देगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा दीवार कितने मीटर की है। 15 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। तो एक विध्वंसक 15 घंटे में 30 मीटर दीवार बनाता है, मतलब 1 घंटे में कितनी बनाएगा? 2 मीटर। 1 घंटे में कितनी बिगाड़ देगा? 3 मीटर। इतनी यहाँ पर बात क्लियर है? इतने में किसी को यहाँ पर डाउट नहीं होगा? ठीक है, अब यहाँ पे हमको इनका पता चल गया है एफिशिएंसी। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दीवार के ना होने पर यदि सभी बिल्डर और विध्वंसक सक्रिय हो जाते हैं, बिल्कुल दीवार नहीं थी, बनाने वाले बिगाड़ने वाले भी, बनाने वाले बनाने में लगते हैं, बिगाड़ने वाले बिगाड़ते हैं, तो दीवार 3 घंटे में बन जाती है। अब देखो दीवार आपकी कितनी है? 30 मीटर की, 30 मीटर की दीवार है
और अगर ये 3 घंटे में बन जाती है तो टोटल 1 घंटे में कितनी दीवार बनी हो, मतलब दीवार 1 घंटे में कितनी बनी होगी? 10 मीटर। इतनी बात क्लियर है? 3 घंटे में 30 मीटर दीवार बनती है तो 1 घंटे में कितनी बनी होगी? 10 मीटर। इतनी बात सबको क्लियर है? यहाँ पे किसी को डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक जो आपका बिल्डर है वो 1 घंटे में बनाता है 2 मीटर, तो 10 मीटर बनाने के लिए कितने बिल्डरों की 1 घंटे में ज़रूरत हुई होगी? अगर हम 2 से डिवाइड करें तो ये बनाया होगा 5 बिल्डर ने। ये बात अच्छे से सभी को क्लियर है? मतलब दीवार अगर एक्चुअल में देखा जाए, अगर डिस्ट्रॉयर ना लगाए जाते और 3 घंटे में आपको दीवार बनानी होती तो आप 5 बिल्डर लगा दो, वो 30 मीटर दीवार है 3 घंटे में बना के तैयार कर देंगे। बात इतनी क्लियर है? क्यों? एक बिल्डर 2 मीटर बनाता है तो 5 बिल्डर 1 घंटे में 10 मीटर बनाएंगे तो कितने? 3 घंटे में बन जाएगी 30 मीटर। इतनी सी बात आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ पर तो किसी को डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ ये समझो कि बनाने वाले ये 5 बिल्डर होंगे, बाकी जो 15 बिल्डर हैं वो बिगाड़ने और बनाने का काम कर रहे होंगे। इतनी बात अच्छे से क्लियर है? और बनाने बिगाड़ने की अगर हम बात करें तो 2:3 का रेशियो होगा, ये 1:1 का रेशियो है। तो यहाँ पर अगर रेशियो को उलट दिया जाए, 3 और 2 का रेशियो कर दिया जाए तो नंबर, क्योंकि ये तो एफिशिएंसी है, एक बिल्डर ये 2 बनाएगा, एक बिल्डर 3 गिराएगा। नंबर ऑफ बिल्डर की अगर हम बात करें तो रिवर्स कर दो, तो यहाँ 3-2 का रेशियो होगा। मतलब इस 15 को 3 और 2 के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड कर दो तो ये बिल्डर और ये डिस्ट्रॉयर का रेशियो बन जाएगा। 15 को 3-2 में डिवाइड करो, 3-2 5 या 15, 3 का 9, 9 बिल्डर बना रहे होंगे, 2-3 6, 6 बिल्डर उतना बिगाड़ दे रहे होंगे। ये बात अच्छे से क्लियर है? 9 × 2 कराओगे क्योंकि एक बिल्डर है 2 मीटर 1 घंटे में बनाता है तो 18 मीटर डिवाइड 9 बिल्डरों ने बनाई होगी, और इनटू ये एक बिल्डर 3 मीटर 1 घंटे में तोड़ देता है तो इन्होंने 18 मीटर दीवार तोड़ दी होगी। तो ये जो 9 आपके बिल्डर हैं इनके द्वारा बनाई गई दीवार 6 बिल्डरों ने तोड़ दी होगी सेम टाइम पे। इतनी सी बात क्लियर है? तो बचे जो 5 थे वो आपके यहाँ पर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसने पूछा क्या है, इनमें से विध्वंसक कितने? तो आंसर आपका आ जाएगा डिस्ट्रॉयर आपके पास 6 थे। और पूछ लिया जाए टोटल आपके पास बिल्डर कितने थे, तो 9 बिल्डर यहाँ पर थे, 5 बिल्डर ये थे, तो 9 + 5 आपके टोटल कितने? 14 बिल्डर्स थे। बात अच्छे से क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, सिलेक्ट द फिगर विच डज नॉट बिलोंग द ग्रुप। ऐसी कौन सी फिगर है जो नहीं आपका ग्रुप में शामिल होती है? यहाँ पर देखो लाइनिंग है, ये सारी की सारी कैसी हैं? पैरेलल हैं, ठीक है, ठीक है। बट इसमें आप देखोगे ये तिरछी लाइनें हैं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए करेक्ट हो जाएगा। मीन्स जिस तरीके से जो फिगर है ऐसी फिगर थी, मतलब हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फिगर है तो वर्टिकल लाइन, यहाँ पर ये इस तरीके से आ गया, तो सर्किल थी सर्कुलर में हो जाना चाहिए था, वो भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ए वाला करेक्ट होगा। ए नंबर आपका ऑड है। क्लियर है अच्छी सी बात? नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लेटर दैट आर प्रिसीडेड बाई अ सिंबल। ऐसे कितने लेटर हैं जिनके पहले एक सिंबल है? लेटर के पहले सिंबल है, लेटर के पहले सिंबल है, ठीक है, लेटर के पहले सिंबल है, और लेटर के पहले नंबर है, लेटर के पहले सिंबल, लेटर के पहले सिंबल, लेटर के पहले सिंबल है, ठीक है। बट नॉट फॉलोड बाई अ नंबर, मतलब उसके बाद में एक नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नंबर नहीं है लेटर के बाद, बिल्कुल सही है, नंबर नहीं है बिल्कुल सही है, बट एन के बाद नंबर है, गलत हो जाएगा, डी के बाद नंबर गलत हो जाएगा। तो टोटल ऐसे हमको कितने मिले? 2 लेटर मिले जिनके पहले सिंबल है लेकिन बाद में नंबर नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो आंसर आपका 2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपको मिलेगा। क्लियर अच्छे से बात? नेक्स्ट, नेक्स्ट यहां पर है 30 60 डिवाइडेड बाई 5, 60 माइनस, सबसे पहले यहाँ पर बार सॉल्व करते हैं। 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा। 8 के बाद आपका यहाँ पर ये डिवाइड का साइन है तो फिर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपके पास क्या बचेगा? ये बचेगा 60 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3। तो दोनों तरफ हम डिवाइड कर लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 12 इंटू, ये आप हम अगर करेंगे तो ये 4/3 हो जाएगा, और 3 से जाएंगे 4 4 जा 16, ठीक है। ये हमारा कितना आंसर निकल के आएगा? 16 निकल के आएगा। ये बात अच्छे से क्लियर है? और यहाँ पर 16 प्लस का है, जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे 38 माइनस 16, आपका आंसर यहाँ पर कितना बनेगा? 22 बचेगा। अच्छे से बात क्लियर है? 22 के लिए ऑप्शन नंबर 4 में करेक्ट मिलेगा। किसी को यहाँ पर कोई डाउट नहीं होगा?
तो आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा होगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको बहुत अच्छे से बात समझ आई है, सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ आए हैं, लॉजिक हमारे द्वारा बताए गए वो आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। और आगे जितने भी एग्जाम हैं उनके लिए हमारे साथ आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपकी जो पूरी की पूरी तैयारी है बहुत मजबूती से हो सके। यहाँ पर हम आपको दो चीज़ें कराएंगे। दो चीज़ें कराने का मतलब है हम आपको यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है, हम यहाँ पर दो सब्जेक्ट लेकर के आते हैं। और उसी के साथ साथ ये आपको क्यूआर कोड दिया गया है और नीचे आपको ये नेम दिया गया है। इससे आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आपको क्लास नोट्स विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एंड आपका कभी कोई डाउट बनता है तो आप डाउट को ग्रुप में पोस्ट कर सकते हो, और पोस्ट करोगे अगर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है बताने में वैसा है तो हम उसका आपको वीडियो यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम चैनल पे जो हम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन होता है वो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ से पता चलता रहेगा आज कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सी क्लास नहीं होने वाली, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। क्लास में जुड़ने के लिए आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कोई भी डाउट है आप डायरेक्ट मेरे से टेलीग्राम ग्रुप से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।